अगला चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ये हम लोगों का 5वां चैप्टर है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण, जैसा कि यह शब्द आपको सुना हुआ लग रहा है, शोषण, अवशोषण, अधिशोषण, ये चीजें हम सुनते रहते हैं। तो अधिशोषण जो शब्द है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन शब्द सबसे पहले केसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केसर, उन्होंने एब्जॉर्प्शन शब्द दिया। और इस एब्जॉर्प्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है जिसका नाम है सार्बियर। सार्बियर ये लैटिन भाषा का शब्द है। सार्बियर का अर्थ होता है टू सक अप, यानी चूषण करना, चूसना, सक करना। तो इसी से ये टर्म दिया गया एब्जॉर्प्शन। तो जैसे मान लीजिए काटन है, रुई, चाहे फोम है, उसको आप किसी लिक्विड में या पानी में डाल दीजिए तो वह धीरे धीरे पानी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता, अपने अंदर सोख लेता है, सोख लेता है ना। तो वह सोखने की जो क्रिया है, यह सोखने की क्रिया कहलाती है शोषण। किसी चीज को शोषित करना, ठीक है ना, किसी चीज को शोषित करना, वह क्रिया कहलाती है शोषण। अब ये जो शोषण है, ये शोषण दो तरह का होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको आप पानी में डाल के निकाल लीजिए। एक रुई है, चाहे फोम है, उसको आप पानी में डाल के निकाल लीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो फोम है वो बाहर भी गीला और अंदर भी गीला। उसको दबा दीजिए, निचोड़िए तो उसमें से पानी सब गिरेगा। लेकिन जो पत्थर है, पत्थर का बाहरी भाग जो है पानी से गीला होगा, लेकिन उसको काटिए तो काटने के बाद अंदर जो है पानी प्रवेश नहीं किया जाता है, केवल सतह पर ही ना वो पानी सोखा रहता है। तो ये शोषण दो तरह का हो गया। एक ऐसी क्रिया जिसमें जो वस्तु है, चाहे पदार्थ है, उसके सतह पर, उसके पृष्ठ पर केवल शोषण की क्रिया हो रही है। और एक ऐसा है कि उसके पृष्ठ पर भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो जो पृष्ठ पर और अंदर दोनों हो रहा है, यह क्रिया कहलाती है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। और जो केवल सतह पर होती है, पृष्ठ पर होती है, वह कहलाता है अधिशोषण। अधिशोषण यानी परत पर, पृष्ठ पर, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जॉर्प्शन कहलाती है, शोषण कहलाती है। देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं यह एक पात्र है। इस पात्र में ये वस्तु आपका रखा हुआ है दो, और यहां पर जो द्रव है, उस द्रव की सांद्रता कितनी ली गई है? C1 ली गई। सांद्रता कितनी है? C1। अब यहां पर जो ये वस्तु है, पदार्थ है, ये ऐसा है कि केवल इसके पृष्ठ पर द्रव का, यानी जो पदार्थ है उसका शोषण हो रहा है, केवल पृष्ठ पर, सतह पर। देखिए ये सतह पर गोल गोल शोषण हुआ। तो जो सतह है, इस सतह पर उस द्रव की सांद्रता, जो ये स्थूल में सांद्रता है, इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। किसी वस्तु के सतह पर अगर शोषण हो रहा है तो सतह पर उस वस्तु की सांद्रता, उस पदार्थ की सांद्रता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। नहीं हो जाएगी अधिक? एक ही जगह ढेर सारे अणु आ जाएंगे, पदार्थ के कण इकट्ठा हो जाएंगे तो सांद्रता अधिक हो जाएगी ना। तो यहां पर जो है सांद्रता अधिक हो जा रही,
और इस सांद्रता को हमने क्या मान लिया, C2। हमारा पदार्थ एक ही है, कोई विलयन है यहाँ पर, तो उसकी सांद्रता क्या है, C1। लेकिन जब उसमें हम अधिशोषण की क्रिया करा रहे हैं, कोई ऐसा पदार्थ डाल रहे हैं जिस पर वो अधिशोषण की क्रिया हो रहा है, तो ये जो द्रव है इसके कण उस पदार्थ के सतह पर आकर के अधिशोषित होंगे, शोषित होंगे। तो जब ढेर सारे कण पदार्थ की सतह पर शोषित हो जाएंगे तो उनका घनत्व बढ़ जाएगा, सांद्रता उनकी क्या हो जाएगी, वहां पर सतह पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सांद्रता क्या मान लिया हमने, C2। तो इस स्थिति में अधिशोषण की क्रिया में C2 का मान C1 से क्या होगा, अधिक होगा। C2 इज ग्रेटर देन C1, ये अधिशोषण हो गया। जब अवशोषण होगा तो सतह पर भी अणु शोषित होंगे और पदार्थ के भीतर भी, देखिए यहाँ पर भीतर भी आ गए। और यहाँ पर जो विलयन की सांद्रता C1 है, ये सांद्रता और जो इसकी सतह पर होगा, अंदर होगा, ये हर जगह लगभग क्या रहता है, बराबर। अंदर बाहर सभी जगह सांद्रता क्या रहती है, लगभग समान रहती है। तो यहां C1, यह भी C1, तो यह क्रिया आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। और इस अवशोषण और अधिशोषण दोनों को मिला दिया जाए, यानी सतह पर भी शोषण हो रहा है, भीतर भी हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, जार्प्शन। SORPTION, जार्प्शन यानी शोषण। जार्प्शन बराबर हो जाएगा एडजॉर्प्शन धन एब्जॉर्प्शन, यानी अधिशोषण धन अवशोषण। बात समझ आ गई। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि अधिशोषण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं अलग अलग। कुल मिलाकर अधिशोषण जो है पृष्ठ पर शोषण होता है, और पृष्ठ के साथ साथ स्थूल यानी जो बल्क बॉडी होता है, उस वस्तु के पूरे बॉडी में भी शोषण की क्रिया हो रही है, स्थूल प्रक्रिया, तो वह क्रिया कहलाती है अवशोषण। वैसे यह जो शोषण की क्रिया होती है, यह सतही क्रिया होती है, यानी सरफेस फिनोमेना होता है। तो अधिशोषण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। स्थूल की अपेक्षा मतलब ये पूरा आपका जो है विलयन है, इसकी जो सांद्रता है वह स्थूल की सांद्रता हो गई, और यहाँ पर जो सरफेस पर आपका कण है ये सतह पर हो गया, तो यहाँ पर सांद्रता इसकी तुलना में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण। जब पृष्ठ पर सांद्रता स्थूल की सांद्रता की तुलना में अधिक हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण। ठीक है। अब अधिशोषण में क्या होता है, दो पदार्थ होगा, एक पदार्थ होगा जिस पर कोई चीज जाकर के क्या होगी, अधिशोषित होगी, शोषित होगी। तो जो पदार्थ अधिशोषित होता है उसको कहा जाता है अधिशोष्य, और जो उसको अधिशोषित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। अब जैसे मान लीजिए रुई को हम पानी में डालते हैं, तो रुई पानी को अधिशोषित करती है, शोषित करती है, कि पानी रुई को शोषित करता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि रुई पानी को शोषित करती है। ठीक है ना। तो अब यहां पर रुई शोषित कर रही है, तो रुई क्या कहलाएगी, अधिशोषक, एड्सॉर्बेंट। और क्या चीज शोषित हो रहा है, पानी, तो पानी क्या कहलाएगा, अधिशोष्य, एड्सॉर्बेट। ठीक है। कहीं कट पिट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बैंडेज करता है, काटन लेता है, काटन से ब्लड को क्या करता है, साफ करता है। वहां पर काटन क्या है, अधिशोषक है, वो शोषित कर रहा है किसको, ब्लड को, तो ब्लड वहां पर क्या हो गया, अधिशोष्य हो गया।
बात समझ आ गई ना। तो जो पदार्थ अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य, अधिशोष्य, और जिस पदार्थ पर अधिशोषित होता है जो उसको अधिशोषित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए एक शब्दावली आती है विशोषण, डिजार्पशन। तो जैसे जार्पशन आपका शोषण हो गया, उसी का उल्टा क्या हो गया, विशोषण हो गया, विशब्द हो गया। जैसे हाइड्रोजनीकरण माने होता है वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजनीकरण। अविहाइड्रोजनीकरण तो हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो। वी शब्द लग गया तो निकलना हो गया रसायन की भाषा में, ठीक है ना। तो विहाइड्रोजनीकरण माने हाइड्रोजन का बाहर निकलना। उसी तरह से विशोषण, तो जो पदार्थ शोषित हुआ है यानी अधिशोषित हुआ है उसको वहां से क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो अधिशोषित पदार्थ को सतह से हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है, ठीक है। विशोषण देखिए किसी पृष्ठ पर अधिशोषित अणुओं को हटाना विशोषण कहलाता है। यानी अधिशोषण पहले से हुआ है, अब उसको हम रिलीज कर दें, उसको बाहर निकालें, शोषित कणों को हटाएं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विशोषण। अगला चीज आता है आपका देखिए वही अवशोषण। तो अभी हमने बताया आपको अवशोषण। अवशोषण अधिशोषण में थोड़ा फर्क है, अंग्रेजी में भी अंतर है। एक में एडजॉर्प्शन डी होता है और एक का जो होता है स्पेलिंग एडजॉर्प्शन बी होता है। तो एडजॉर्प्शन अधिशोषण, अधि माने सतह, तो ये सरफेस पर हो गया। अवशोषण पूरे बॉडी में, ठीक है ना, बाहर भी शोषण हो और अंदर भी। अब जैसे हम लोग नहाते हैं, पानी से नहाते हैं, कुछ लोग साबुन से नहाते हैं, ठीक है ना। तो चाहे साबुन से नहाइए चाहे पानी से नहाइए, तो हम लोग नहाते हैं तो हमारे शरीर पर जो पानी होता है वो अधिशोषित होता है कि अवशोषित होता है, तो आपका उत्तर आएगा अधिशोषित होता है। चमड़ा छेद करके पानी भीतर नहीं न जाता है, ऊपर ही ऊपर बह जाता है, ऊपर का भाग गीला रहता है, अंदर पानी नहीं जाता। अगर अंदर पानी जाना होता तो हम लोग जब बीमार पड़ते तो ग्लूकोज की बोतल थोकनी नहीं पड़ती, नस में लगानी नहीं पड़ती। हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज एक टब में भर लेते पानी या ग्लूकोज उसमें डाल देते, उसी में जाके लेट जाते, अपने से शोषित हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन यह सतह क्रिया अधिशोषण, ठीक है। तो अवशोषण को हम परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि यह एक स्थूल प्रक्रिया है, बल्क फेनोमेना। स्थूल प्रक्रिया का मतलब पूरे बॉडी में होता है, ठीक है ना। तो यह एक स्थूल प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की सांद्रता जो विलयन होगा, पदार्थ की सांद्रता पृष्ठ प्रदान करने वाले पदार्थ जिस पर शोषित हो रहा है उसके पृष्ठ पर यानी अंदर तथा पृष्ठ पर लगभग वही रहता है जो स्थूल अवस्था में होता है। जो पूरे विलयन की सांद्रता होती है वही उस पदार्थ के वस्तु के सतह पर भी रहेगा और उसके अंदर भी रहेगा। तो इसलिए इस क्रिया को लोग क्या कहते हैं, अवशोषण, ठीक। अब देखिए शोषण। तो जब अवशोषण और अधिशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होती है, यानी अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है, तो उसको सामूहिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं, सार्पशन कहते हैं। अगली चीज है अक्लूजन। अक्लूजन क्या होता है, किसी भी धातु की सतह पर किसी गैस का शोषित होना, यह क्रिया कहलाती है अक्लूजन। देखिए धातुओं द्वारा गैसों का शोषण अक्लूजन कहलाता है। जैसे पैलेडियम धातु है, पैलेडियम धातु के संपर्क में हाइड्रोजन गैस ले जाएं तो हाइड्रोजन गैस उस धातु पर क्या हो जाती है, शोषित हो जाती है। तो यह क्रिया कहलाएगी
ऑक्लूजन, ठीक है ना। लेकिन अब कोई धातु हो चाहे कोई दूसरा पदार्थ हो, वहां गैस न हो, कोई विलयन हो और वहां शोषण हो रहा है तो वह चीज अधिशोषण और अवशोषण के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी धातु पर किसी गैस का शोषण हो तो अब वहां न तो उसको अधिशोषण कहेंगे न अवशोषण कहेंगे, क्या कहेंगे वहां पर उसको ऑक्लूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्लूजन। क्लियर हो गया ना। धातु पर जो है गैस का शोषण ऑक्लूजन कहलाता है। अब इसके बाद अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। एक प्रश्न आपसे ये पूछता है छोटा सा कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। तो छोटे पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। जैसे अभी अधिशोषण भी आपने समझा, अवशोषण को भी समझा, तो उस पर आप कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो अधिशोषण है वह कैसी क्रिया है? सतही क्रिया, यानी सतह पर होता है, पृष्ठ पर होता है। और अवशोषण यह स्थूल प्रक्रिया है, सतह पर भी होता है और बॉडी के अंदर भी होता है। तो आप पहला अंतर दे सकते हैं अधिशोषण में कि यह सतही प्रक्रिया है, सरफेस फिनोमेना है। और अवशोषण में हम क्या कह सकते हैं? यह स्थूल प्रक्रिया है, बल का फिनोमेना है, स्थूल प्रक्रिया, बल। इसका मतलब कि सतह पर भी होगा और उस वस्तु के भीतर भी होगा, पूरे शरीर में, ठीक है ना। ये हो गया। अगला आप ये कह सकते हैं कि इसमें संपर्क पृष्ठ पर सांद्रता क्या होती है? अधिक। यानी वस्तु का जो पृष्ठ होगा जो किसी द्रव के संपर्क में होगा जहां शोषण हो रहा है, तो चूंकि यहां पर द्रव का पदार्थ का शोषण वस्तु के पृष्ठ पर होता है तो पृष्ठ पर सांद्रता स्थूल की सांद्रता की तुलना में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिशोषण में क्या होता है? पृष्ठ पर सांद्रता स्थूल की अपेक्षा अधिक होती है। और अवशोषण में क्या होगा? पृष्ठ पर, अंदर और पूरे स्थूल की सांद्रता लगभग क्या रहती है? एक समान रहती है। देखिए, पृष्ठ पदार्थ के अंदर तथा स्थूल अवस्था यानी बाहर जो विलयन है वो उसकी सांद्रता क्या रहती है? लगभग समान रहती है, ठीक है। अगला पॉइंट आप दे सकते हैं कि जो अधिशोषण की क्रिया होता है उसका दर प्रारंभ में बहुत अधिक होता है, बहुत तेजी से शोषित होता है अधिशोषण की क्रिया। लेकिन समय के साथ साथ अधिशोषण धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है। शुरू में अधिशोषण बहुत तीव्र वेग से होता है, तीव्र दर से होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अधिशोषण की दर घटती। लेकिन जो अवशोषण है यह लगभग समान दर से होता रहता है। अगला अंतर आप देख सकते हैं कि जो अधिशोषण है यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण में ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। लेकिन वही जो अवशोषण है इसमें सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता। इससे पता नहीं चलता है कि ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा क्षेपी है। यानी यहाँ पर ऊष्मा लगभग क्या बनी रहती है? स्थिर बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर अधिशोषण आपका ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो ये अधिशोषण होता है तो अधिशोषण प्रक्रिया हो गई और इसमें दो पदार्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। एक वह जो अधिशोषित होगा और दूसरा वह जो उस पदार्थ को अधिशोषित करेगा, ठीक है ना। तो जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है वह पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है और जिस पदार्थ द्वारा अधिशोषण होता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अधिशोषक। तो अधिशोषक और अधिशोष्य इन दोनों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, चाहे लगने वाले बल के आधार पर, कार्यकारी बल के आधार पर इस अधिशोषण को दो वर्गों में बांटा गया है। एक कहलाता है
भौतिक अधिशोषण और दूसरा कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, या इसको आप कह सकते हैं फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, यह भी नाम होता है। ठीक है ना, तो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य बल के आधार पर अधिशोषण दो तरह का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस चीज को देखना। भौतिक अधिशोषण जो होता है, यहां पर जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही दुर्बल होता है। यानी यहां पर कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? वांडर वाल्स बल। और जैसा कि आप जानते हैं कि वांडर वाल्स बल इज ए वीक फोर्स, यह दुर्बल बल है ना। तो आप ये कह सकते हैं भौतिक अधिशोषण में कि यहां पर दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता है। और रासायनिक अधिशोषण, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा? बंध बनेगा, और जब बंध बनेगा तो बंध बनने पर आकर्षण बल जो होगा वह क्या होगा? प्रबल होगा। ठीक है ना, तो यहां पर प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो भौतिक अधिशोषण होता है यह उत्क्रमणीय होता है, यानी प्रक्रिया का कारण हटाने पर क्रिया पुनः उत्क्रमित हो जाती है, बैक हो जाती है। तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल। अगला अंतर हम देख सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण कम ताप पर अधिक होता है, यानी ताप कम रहेगा तो अधिशोषण क्या होगा? भौतिक अधिशोषण अधिक होगा। ठीक है, और यह सभी तापों पर होता है। जो रासायनिक अधिशोषण है इसको ताप कम हो चाहे ताप अधिक हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सभी तापों पर होता है। अगला अंतर आप देख सकते हैं भौतिक अधिशोषण में कि अधिशोषण ऊष्मा निम्न होती है, यानी भौतिक अधिशोषण में इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊष्मा परिवर्तन होता है तो उसको अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। इसका मान अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है यहाँ अधिशोषण ऊष्मा का मान क्या होता है? उच्च होता है, अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। अगला, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य होता है, यानी जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पर अधिशोषित होता है वह एक परती या बहुपरती होता है, यानी मोनोलेयर एक परत वाला या कई मल्टीपल लेयर हो सकता है। जबकि जो रासायनिक अधिशोषण है वहां पर अधिशोष्य हमेशा कैसा होगा? एक परती, यानी सिंगल लेयर, मोनोलेयर। वहां पर जो अधिशोष्य होगा वह एक परत वाला होगा, सिंगल लेयर। अगला अंतर हम लोग देख सकते हैं भौतिक अधिशोषण में कि जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी भौतिक अधिशोषण होने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रासायनिक अधिशोषण होने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पर रासायनिक क्रिया होगा, परिवर्तन, तो रासायनिक क्रिया होने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जहां रासायनिक क्रिया नहीं हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहां पर सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद ये जो भौतिक अधिशोषण है इसमें साम्यावस्था बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अधिशोषण की दर क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ साम्यावस्था तीव्र वेग से प्राप्त होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में साम्यावस्था धीमी गति से, अपेक्षाकृत धीमी गति से प्राप्त होती है। और एक प्रमुख अंतर और होता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में कि भौतिक अधिशोषण अदैशिक होता है। अदैशिक का मतलब हो गया नॉन डायरेक्शनल,
और जो रासायनिक अवशोषण होता है यह सदैव दैशिक होता है, यानी डायरेक्शनल होता है। जैसे आप बंध में पढ़े हुए हैं कि जो आपका रासायनिक बंध होता है उसमें जो सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध दैशिक होता है, यानी उसकी कोई ना कोई दिशा होती है जिसके कारण जो अणु होता है उस अणु की कोई ना कोई ज्यामितीय आकृति होती। तो उसी तरह से यहाँ पर जो भौतिक अधिशोषण है वह अदैशिक यानी नॉन डायरेक्शनल होता है, और जो रासायनिक अवशोषण है वह कैसा होता है, सदैव दैशिक होता है, डायरेक्शनल।